हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ रखा है पिछले वीडियोज में, है ना। ये तत्व की परिभाषा लिखी हुई है। उसके बाद हमने जैसा कि बताया था कि तत्व के बाद हमें धातु और अधातु को समझना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था, उसी के अनुसार फिर आज इस वीडियो में हम लोग धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं कि धातु किसे कहते हैं और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। मैं बारीकी से हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप पूरी वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग धातु को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आखिर समझ लेते हैं कि ये धातु होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूर, क्योंकि मन में आ रहा होगा कि अरे ये धातु क्या है, मेटल्स इंग्लिश में बोलते हैं ना, मेटल शब्द यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी, इसलिए आप पहले धातु को समझिए, उसके बाद हम उसके भौतिक और रासायनिक गुण की बात करें। तो धातुओं में देखो क्या होता है, आपने कभी जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, फिर भी हम लोग एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। वे तत्व जो विद्युत तथा वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर क्या होते हैं। एक काम करते हैं, जैसे लिख देते हैं, या फिर उदाहरण आप समझ सकते हैं इसमें, जैसे लोहा, ठीक है। लोहा के बाद और अगर आप लिखना चाहे तो एल्युमिनियम, हमने सिंबल लिख दिया उसका Al, ठीक है। तो अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी A to Z, आपको जितनी चीजें दिखती है ना, इस परिभाषा के अनुसार तो यही हुआ कि भाई कोई भी पदार्थ, अगर कोई भी, एक्चुअली तत्व होता है सब कुछ, है ना, हमने बात कर ली इसके बारे में। तो कोई भी तत्व अगर विद्युत का सुचालक है तो हम उसे धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा। अब एक और चीज आती है कि भाई यहाँ पर सुचालक शब्द का यूज किया गया, आप इसको भी समझ लीजिए। सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। सुचालक होता है, ठीक है। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब सिंपली अगर इसको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं ना, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लोहा। अगर आप लोहे को बिजली के तार पर रख देंगे हाथ से पकड़ के ना, तो आपको बहुत तेज से झटका लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब इसका मतलब लोहा क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तभी तो तार से करंट आकर के आपको लग रहा है। तो सुचालक आपको समझ में आ गया ना, कि जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप जब घरों पर खाना जब बनाते हैं, जैसे जो शमशी वगैरह होती है ना, फुकनी होती है, तो वो सब भी सुचालक होते हैं। सरिया ले लीजिए, सरिया को आप आग में रख दीजिए, दूसरा हिस्सा आप दूर भी कहीं पकड़ के बैठे होंगे ना, तो भी आप जल जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है। समझ में आ गया ना? तो सुचालक मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और जिसमें नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी, लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी, है कि नहीं? आपने कभी भी सुना होगा, कई बार हमारे गांव में, हमारे आसपास में ऐसे हादसे होते हैं कि लोग नर्म छड़ या गीली छड़ को तार सही करने के लिए यूज कर लेते हैं। मान लो कभी कदार होता है गांव में, तार वाल हिल गया, तब यूज कर लेते हैं, तब उन्हें जोर से झटका लगता है ना, जोरों का झटका, है कि नहीं? वो चीज। तो कहने का मतलब ये है कि जब सूखी लकड़ी जो होती है ना, वो कुचालक होती है, वहीं गीली लकड़ी जो होती है वो सुचालक होती है। मतलब अगर आप सूखी लकड़ी को तार पर रखेंगे, बिजली का तार जा रहा हो, अगर आप उस पर रखेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, करंट आपको नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आप हरी छड़ लेकर के उस पर रखेंगे तो आपको जोर का झटका लग सकता है। ऐसा करना नहीं, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है।
तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया कि सुचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण से भी लिख दिया, तो समझ में आ गया ना। कोई भी तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, है ना, इस तरीके से, है कि नहीं, चांदी हो गया, ये सब क्या है, धातुएं हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि आखिरकार धातुओं की क्या कोई और परिभाषा है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे भाई देखो, ये सब तो हम व्यवहारिक परिभाषा हो गई एक तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे हमने जब अम्ल का लेसन पढ़ा था तब हम उसमें पढ़ा था कि भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन अब हर एक पदार्थ को जांच करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि वह अम्ल है या नहीं, हम चाखते तो नहीं फिरेंगे उसे। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल पता लगा चख लिया तो जीभ भी गई और उंगली भी गई, है कि नहीं। उसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत हमें बताते हैं कि हाँ ये अम्ल है या नहीं है। उसी तरीके से ये धातु को भी हमने व्यवहारिक रूप से इस तरीके से परिभाषित कर दिया है। आपने भी छोटी क्लासों में इस तरीके की परिभाषा सुनी होगी, लेकिन अब आप 10th क्लास में हैं और अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो एक और परिभाषा निकल कर आती है जिसे हम दूसरे शब्दों में लिखे दे रहे हैं कि दूसरी इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। दूसरे शब्दों में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये और वैज्ञानिक परिभाषा हो गई, साइंटिफिक रीजन हो गया, रासायनिक परिभाषा हो गई। इस तरीके से दोनों सही हैं। अब आपको दोनों को समझना है और विशेषकर इसको महत्व देना है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि कोई भी, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि अब तक के टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, परमाणु क्रमांक 118, मतलब टोटली अगर देखा जाए ना तो 117 ही है, क्योंकि 17वां अभी तक ज्ञात नहीं। सीधा सीधा अब पूरी दुनिया में ना 117 तत्व। दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, मेरा स्वयं का शरीर, आपका स्वयं का शरीर, ये इन्हीं तत्व जब आपस में मिलते हैं, ये उनसे मिला, वो उनसे मिला, तब मिलकर के ये सब चीजें बनती है। ठीक है, उन्हीं में से कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि हमने बताया था, पढ़ा था कि भाई जो तत्व होते हैं, तत्वों के जो परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब ये मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे तत्व को दे देता है, ऐसा भी होता है भाई। जैसे हम लोग गांव घर में होते हैं, जब मान लीजिए हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास कोई चीज क्या है, ज्यादा है। हमारे पास उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे घर पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिर्च है, ऐसे मान लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं, मिर्च है, तो हम क्या करेंगे, उसे दूसरे को दे देते हैं। जैसे हमारे खुद के घर में सही बताएं तो मतलब बगीचा टाइप का है, उसमें धनिया और मम्मी लोग बो देती है ना, बोए हुए हैं, तो गांव के कुछ लोग आकर के खुद ही हम लोग बोल देते कि तोड़ के ले जाओ, है कि नहीं। उसी तरीके से तत्व भी होते हैं, इनके पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इन्हें लगता है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा है, तो ये दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, फिर भी अभी आप इतना समझिए कि केवल जब किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, तो जब अगर कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करने का मतलब क्या होता है, त्याग का मतलब क्या होता है कि नहीं, आप खोना एक तरीके से, क्या क्या चीजें आप न्यौछावर कर रहे हैं। तो अगर तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को, या फिर मतलब टोटली अपने से निकाल रहा है कि नहीं। गांव में जब माता पिता से बच्चे की लड़ाई होती तो कभी कभी गुस्से में, जाओ मैंने तुम्हें त्याग दिया, हे वसुंधरा मैंने तुम्हें त्याग दिया,
ऐसे करके, है ना। तो त्यागने का मतलब क्या हुआ, निकाल देना, सीधा सीधा त्यागने का मतलब निकाल देना। अब उसी तरीके से अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अपने से निकाल रहा, मान लीजिए कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो इसके पास कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम फिर इसको तुरंत कहने लगेंगे भैया ये धातु है। समझ में आया ना। जैसे समझ रहे हैं, जैसे गांव में होता है ना कि हर चीज को एक नाम दे देते हैं। आप झूठ बोलते हैं ना तो झूठा बोल देते हैं, है कि नहीं, सीधी सी बात है। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत विद्वान है, तो उसे ज्ञानी बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर किसी तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश की तो हम उसे तुरंत धातु बोल देंगे। समझ में आया ना। तुरंत ही अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर एक पोस्टर लग जाएगा, बैनर लग जाएगा, नाम लिख जाएगा, बदनामी का मुहर लग जाएगा, कुछ भी कहिए, लेकिन फिर हम उसे तुरंत क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया है कि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कोई भी डाउट अगर बच रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी हमने अपनी कोशिश कर ली है धातु को समझाने की और बताने की, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। मतलब और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे दुनिया में ना 117 तत्व हैं, ठीक है, उनमें से 92 तत्व हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब हमारे आसपास पाए जाते हैं, इसके ऊपर के लैब में बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 92 तत्व हैं सब में देखिए इन्हीं में से कुछ धातु हैं, मतलब टोटल ये जो 117 तत्व हैं इसमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु। मतलब दुनिया में अब 3 ही तरीके के हैं तत्व, या तो धातु हो सकता है, या आधातु हो सकता है, या उपधातु हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें इसी में से, और ज्यादातर ऐसा है कि 117 में से, ये जानकारी की बात है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ऐसा होता है कि 117 में से ज्यादातर अधिकतम धातुएं हैं। ध्यान रखिए, बहुत जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 117 तत्व टोटल ज्ञात हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, धातुएं हैं कि अधातुएं हैं कि उपधातुएं हैं। तब आप क्या बताएंगे या फिर क्या बताना है, तब आपको बताना है कि अधिकतम हमारे पास धातुएं हैं। समझ में आ गया, क्लियर है ना। मतलब कि ज्यादातर धातुएं हैं और हर धातु के अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, है ना। हमने पिछले वीडियोस में ये सब बात कर ली, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब धातु को समझ लिया है हमने कि हाँ भाई तत्व होते हैं, तत्वों में कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि मन में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इससे पहले तो हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, है ना। लेकिन ये बहुत आणविक स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। नहीं तो आप देखो कि किसी तत्व को, लोहे को रख के अरे इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें नहीं दिख रहा, तो ये ऐसे नहीं दिखाई देते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से और कई तरीके के वैज्ञानिक जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनसे देखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विशेषता प्रयोग किया, ठीक है। तो हमने धातु को समझ लिया है। अब हम लोग धातुओं के भौतिक गुणों को समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात है, हम भौतिक गुण की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं आपको, ठीक है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सबसे पहला है चमक। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी धातुएं हैं हमारे पास, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। समझ रहे हैं, फिजिकल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी तत्व को आप कैसे पहचानेंगे कि वो धातु है कि अधातु। तो अगर किसी भी चीज में आपको चमक नजर आ रही है, चमक नजर आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, धातु होता है, धातु कहलाता है, ठीक है। धातुओं में ज्यादातर चमक पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सिल्वर का नाम सुना आपने, चांदी, चमक होती है कि नहीं होती। उसके बाद है Au, ये सूत्र होता है गोल्ड का, ठीक, मतलब सोना। मैं सूत्र लिख रहा हूं, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, है ना, मैं समझा दे रहा हूं।
उसके बाद लोहा, उसके बाद एल्युमिनियम, है कि नहीं, ये सभी में देखो चमक पाई जाती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ अच्छा कि धातुओं का यूज आभूषण के रूप में क्यों किया जाता है, आपने भी तो सुना होगा ना कि हम लोग अंगूठी, चैन और कई सारी तरीके के आभूषण बनाते हैं, उनको पहनते हैं। आखिर आपने कभी देखा कि हम क्यों नहीं बनाते, कोयले का आभूषण क्यों नहीं बना लेते, है कि नहीं? आपके मन में ऐसा क्यों नहीं आता कि हम केवल सोना चांदी का ही आभूषण क्यों बनाते हैं जो कि इतना महंगा है? तो उसका रीजन ये है कि इसमें चमक पाई जाती है। समझ लीजिएगा इस चीज को। अगर आपसे पूछा जाता है कि धातुओं का ही उपयोग क्यों किया जाता है सोने चांदी मतलब कि आभूषण बनाने के लिए, तब आपको यही बताना है कि इनका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, चमक, है कि नहीं? जो चीजें भाई देखने में आकर्षक लगती हम लोग उन्हीं को तो पहनेंगे, कौन जूते का चप्पल माला पहन के थोड़ी घूमेगा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें, भौतिक गुण आपका क्लियर हो गया। पहला हमने चमक बता दिया आपको कि इनमें चमक का गुण पाया जाता है। उसके बाद सुचालक, जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती है। मतलब कि विद्युत का प्रवाह पाया जाता है, विद्युत का प्रवाह होता है सभी में। और सबसे ज्यादा जो विद्युत की सुचालक होती है वो है आपका ये सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। तो सुचालक आप ऐसा लिख सकते हैं कि धातुओं में सुचालकता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन। हमने सूत्र लिखा हुआ है जिससे आपको भी पढ़ने में याद हो जाए, वैसे आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये सुचालक का गुण क्या होता है समझ में आ गया। उसके बाद ठोस, ज्यादातर जो है तो धातुएं जो होती हैं ठोस होती है। कैसे होती है ठोस? आपने लोहा देखा है, आप उसको चाहे तो क्या आपको कोई उसकी आकृति नहीं नजर आती है कि नहीं? ठोस होती है, मतलब इनका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। सिंपल है कि नहीं? समझ में आ गया ना? मतलब इसमें एक निश्चित आकृति और आयतन पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयरन, गोल्ड का मतलब सोना, है ना? ये सभी क्या है, सब धातुएं ही है जो हम लोग अभी तक आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? आपको लगता होगा कि सोना सोना ही है, चांदी चांदी ही है बस, लेकिन ये सब धातुएं होती हैं, ठीक है। तो ठोस होती हैं, ज्यादातर धातुएं ठोस होती हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका अपवाद है आपके पास पारा। इसका सूत्र होता है Hg, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है जनरल नॉलेज की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से भी, कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पूछा जाता है पेपर में। तब आपको बताना है कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी ठोस हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी धातुएं पाई जाती हैं टोटली ठोस हैं। केवल एक धातु है जो अठोस है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोगों ने वैसे देखा होगा यार, है कि नहीं? देखा होगा, क्योंकि देखो आपने देखा होगा थर्मामीटर, आपने कभी कभी किसी ना किसी को बुखार हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर एक मीटर लगाता है आपके मुंह में या फिर यहाँ पर लगाता है ना टेम्परेचर पता करने के लिए। उसमें देखा होगा आपने एक लिक्विड भरा होता है पानी के जैसे, वही होता है पारा, ठीक है। तो वो क्या है, एक धातु है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना, हमने इंपॉर्टेंट चीज बताई है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी चीजें, जनरल नॉलेज प्लस एग्जाम के हिसाब से क्या चीज जरूरी मैं बताते चलूं। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी चीज छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ कि सभी चीजों को बताऊं और आप भी सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये हो गया पारा।
अब उसके बाद है ठोस हो गया। अब उसके बाद एक और गुण की बात कर लेते हैं हम, आघात वर्धनीयता। अब ये नया शब्द आपको मिल रहा है ना, आघात वर्धनीयता क्या होता है? देखिए आघात का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है कि किसी चीज पर वार करना, चोट पहुंचाना, है ना। तो जब भी अगर आप किसी भी धातु के ऊपर पीटेंगे, मान लीजिए सीधा सीधा अगर आप किसी धातु को पीटते हैं ना, तो वो पतली शीट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पतली शीट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। समझते चलिए, आघात वर्धनीयता बार बार आएगा अब आपको, तो आप लेकिन जानिए कि आघात वर्धनीयता आखिर होती क्या है ना। तो आघात वर्धनीयता धातुओं का या फिर किसी तत्व का वह गुण है जिसमें उसे पीटने पर वो पतली शीट में परिवर्तित हो जाता है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, लिखिए, चाहे क्या है कि नहीं, लिखिए इसको। तो जैसे आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लोहा बोलते हैं, है ना। आयरन सेम लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आयरन, गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना, गोल्ड इंग्लिश शब्द है। एजी, सिल्वर, सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदी। एल्युमिनियम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ गया ना आपको कि आघात वर्धनीयता धातुओं का या तत्वों का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीटने पर वो पतली शीट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये गुण भी इनके अंदर पाया जाता है, बहुत गुणों से भरपूर है ये, आप ध्यान दीजिए इनको। तो आघात वर्धनीयता, जैसे आप अगर लोहे के ऊपर पीटना शुरू करेंगे, उसको बार बार पीटेंगे, तो आप देखेंगे कि वो धीरे 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 पतली शीट में परिवर्तित होता चला जाएगा। और इसीलिए इनका उपयोग आपने देखा होगा कि जो मिठाई होती है, मिठाई के ऊपर एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। मिठाई के ऊपर एक कवर होती है ना, पतली सी, एल्युमिनियम फॉइल बोलते हैं उसे, है ना। तो उसका यूज किया जाता है क्योंकि इनके बहुत पतले शीट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अब आपको कि आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है। ठीक है, अब भी हम देखो इसको मिटा रहे हैं, इसकी जगह पर हम और आगे लिख रहे हैं कुछ चीजें। अगर आपने नोट नहीं की है तो नोट कर सकते हैं पुश करके, वैसे मैं तो अब मिटा रहा हूं, है ना। और गुणों की हम बात कर लेते हैं। 4 बताए थे शायद, तो ये 5वां लिखते हैं। तन्यता, तन्यता किसे कहते हैं? आप सभी ने तार का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना है? बताइए कमेंट करके। सभी ने सुना है कि नहीं? कहने की बात है कि किसने सुना है। तो तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं का या तत्वों का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ तत्व के अगर तार खींचे जाने का गुण पाया जाएगा तो उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनमें उनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तो उसे तन्यता बोलते हैं। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तन्य धातु जो है प्लेटिनम है। नहीं, प्लेटिनम नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, एक मिनट, सोना होता है। ठीक है, सोना, सोना ना उसके बहुत थोड़े से भी, शायद हमें लगता है 1-2 ग्राम से ना आप 2 किलोमीटर के लगभग लंबे तार खींच सकते हैं। ठीक है, वैसे इसके अलावा कई सारे हैं। प्लेटिनम जो होता है ना सबसे कम तन्य धातु होती है। और आयरन में भी गुण पाया जाता है कि नहीं। सरिया का जो जाल बांधते हैं छत बनाते टाइम, उसमें होते हैं ना तार बनाए जाते हैं, वो सब कैसे बनते हैं? ऐसे तो बनते हैं। एल्युमिनियम, कापर, है कि नहीं। और इन सब का आप लोग भी तो जानते होंगे कि इनका उपयोग हम लोग घरों में विद्युत के तार बनाने में करते हैं, है कि नहीं। ये और उसके ऊपर तार जब बनाते हैं तो तार के ऊपर एक कुचालक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा देते हैं, पीवीसी बोलते हैं उसे, है ना, जो प्लास्टिक चढ़ी होती है जिससे करंट ना लगे। तो तन्यता का गुण समझ में आ गया ना, मतलब धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना है, सबसे कम प्लेटिनम।
ठीक है। और कई सारे ये हमने लिख दिए जो तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में ज्यादातर ऐसा मिलता है। और अगर हम गुणों की बात करें इनमें, तो और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इनमें, वो चीज देख लेते हैं। अघातवर्धनीयता हो गया, तन्यता हो गया, और कौन से गुण भैया तुम में पाए जाते हैं? सुचालक कुचालक भी हमने लिख दिया, क्या बच रहा है भाई? तन्यता, पांच गुण हो ही गए। अघातवर्धनीयता हमने लगभग चीजें बता दी है वैसे इसमें, है ना, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। वैसे एक दो अगर होंगे किताबों में तो बहुत सारे लिखे हुए, लेकिन जो ज्यादा जरूरी थे वो हमने आपको बता दिए। तो हमने भौतिक गुण देख लिए, 4 से 5 ज्यादातर पूछे भी जाते थे, जो जरूरी थे वो हमने लगभग कवर कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि धातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। तो क्या, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।